स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग अगले दो पीजीआर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स हैं। पिछले वीडियो में हमने पीजीआर्स की अवधारणा के बारे में पढ़ा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनके प्रकार और ऑक्सिन्स पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम अगले दो ग्रोथ प्रमोटर्स जो हैं, जो वृद्धि को बढ़ाने में सहायता देते हैं, पादप वृद्धि को बढ़ाने में, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो है जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले चलते हैं जिबरेलिन की खोज कैसी हुई उस पर चर्चा करते हैं। चावल का एक बहुत ही प्रसिद्ध रोग है जिसको बेकेन बोलते हैं, बेकेन रोग, और ये विशेषकर जापान में बहुत प्रचलित बीमारी थी। इसको फुली सीडलिंग भी कहते हैं। फुली सीडलिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग से ग्रसित चावल के पौधे काफ़ी लंबे हो जाते हैं, 6-7 फुट जितने लंबे हो जाते हैं, और उनमें दाने भी नहीं लगते हैं। इसलिए इनको फुली सीडलिंग या बेवकूफ़ नवोद्भिद कहते हैं आम बोलचाल में। बीमारी का नाम बेकेन। बेकेन रोग का अध्ययन होरी नाम के वैज्ञानिक ने किया। ये ज़्यादातर सभी जापानी वैज्ञानिकों के नाम आएंगे यहाँ पे। उन्होंने इस बीमारी का अध्ययन किया और पाया कि इस बीमारी का जो रोगजनक है वो एक कवक है जिसका नाम है जिबेरेला फ्यूजिकोराई। जिबेरेला फ्यूजिकोराई नाम का कवक इस रोग का कारक है। फिर कुरोसावा ने ये सिद्ध किया कि इस जिबेरेला फ्यूजिकोराई के रस को यदि स्वस्थ चावल के पादप पर छिड़क दिया जाए तो उनमें भी बेकेन रोग हो जाता है। यानी इस रोग का कारण ये कवक तो है, और कवक में भी उस रोग का कारक कौन सा है? उस कवक का निचोड़ मतलब उसका रस, यानी उसको किसी पानी वगैरह में उबाल कर उसका रस प्राप्त किया उससे। ठीक है, तो लिखा है कुरोसावा प्रूव्ड दैट द डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय स्प्रेइंग द सिक्रेशन ऑफ फंगस। इस कवक के स्राव के छिड़काव से भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, फिर याबूता और हयासी ने इस कवक के रस से शुद्ध रूप में क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त किया इस कवक से, और उसका नाम दिया जिबरेलिन। उस रसायन को पृथक किया शुद्ध रूप में और क्रिस्टलीय रूप में, और उसका नाम रखा जिबरेलिन, जिसके कारण से ये बेकेन रोग होता है। ठीक है, फिर ब्रेन नाम के वैज्ञानिक ने इस जिबरेलिन का और अधिक शुद्ध रूप प्राप्त किया और इसका नाम जिबरेलिक एसिड रखा, जिबरेलिक एसिड Ga। तो जितने भी जिबरेलिन हैं वो सब के सब मूलतः जिबरेलिक एसिड हैं, और वर्तमान में 100 से अधिक तक ये ज्ञात हैं। तो इनका नाम Ga1, Ga2, Ga3, Ga4 ऐसे करते करते, जैसे Ga99, Ga100, Ga101 ऐसे दे दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के। तभी इसको सामूहिक रूप से हम लोग जिबरेलिन्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे ज़्यादा और सभी पादपों में मिलने वाला जिबरेलिन है, यह सर्वसुलभ जिबरेलिन जो है, जो समस्त पादपों में मिलता है, वो है Ga3। ठीक है, तो ये जिबरेलिन पर भी सभी जिबरेलिन का जो जिबरेलिक जो एसिड है वो मूलतः रासायनिक रूप से क्या है? टर्पीन्स हैं। टर्पीन्स ये रासायनिक दृष्टि से हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जिबरेलिन काम क्या करता है, पादपों में क्या क्या काम करेगा। सबसे पहला है इंटरनोड इलोंगेशन, जिसको बोल्टिंग बोलते हैं। बोल्टिंग, इंटरनोड इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि पादप और हम लोग जानते हैं कि पादपों में मूल और प्ररोह का मूलभूत अंतर ये है कि तने और जड़ में जो सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत अंतर ये है कि तने यानी प्ररोह पर पर्व संध्या होती है, जबकि मूल में पर्व संधियों का अभाव होता है।
पर्व पर्व संधियाँ हम सभी लोग देखते हैं ही कि ये गन्ने में इनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जहाँ से कोई पत्ती वगैरह जुड़ी रहती है वो पर्व संधि है। ये पर्व संधि अंग्रेजी में नोड, ये भी नोड, हिंदी में पर्व संधि, ये भी नोड, और इनके बीच वाला भाग इंटरनोड, हिंदी में पर्व। ये भी इंटरनोड। ठीक है, तो ये पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है, इस पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है। इस प्रक्रिया के लिए बोला है बोल्टिंग। अब बोल्टिंग भी, इससे पहले बोल्टिंग पर चर्चा करें, एक शब्द आता है रोजेट स्वभाव वाले पादप। सामान्य पादपों के भी पर्व लंबे करता है, इसका मतलब तने की लंबाई में वृद्धि करने का काम इसका। बोल्टिंग शब्द जो है वो है रोजेट स्वभाव के पादपों के पर्वों के लंबाई में वृद्धि कर देना, जिससे वो झाड़ी नुमा हो जाते हैं। अब ये रोजेट स्वभाव क्या हुआ? रोजेट शब्द आया गुलाब से, रोज से, रोजेट यानी गुलाब जैसा स्वभाव। गुलाब का जो पुष्प होता है उसमें बहुत सारे पुष्प पास पास लगे रहते हैं, उनका संगनित पुष्पक्रम है, जिससे उनके पर्व छोटे छोटे होते हैं, पर्व संधियाँ पास पास होती है ना। ऐसे स्वभाव वाले पौधे भी जिनका स्वभाव गुलाब जैसा है वो रोजेट स्वभाव। जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी में पत्तियाँ ही हैं, वो पत्तियाँ बिल्कुल पास पास आ गई। क्यों? पत्तियाँ हमेशा लगती हैं, पर्व संधियों पर पत्तियाँ लगती हैं। अब ये पर्व संधियाँ पास पास आ गई, पर्व संधियाँ पास पास आ गई तो क्या होगा? इनके इंटरनोड छोटे हो जाएंगे, पर्व छोटे छोटे हो जाएंगे। तो वो पत्तियाँ जो दूर दूर थी वो पत्तियाँ कहाँ आती है? पास पास। तो वो पत्ता गोभी में पत्तियाँ बिल्कुल पास पास, इसलिए वो रोजेट स्वभाव का है। यदि उस पत्ता गोभी पर जिबेरेलिन का उसका छिड़काव कर दिया जाए तो पर्व लंबे लंबे हो जाएंगे, और जो गुलाबवत स्वभाव का या रोजेट स्वभाव का जो पादप था वो झाड़ी नुमा हो जाता है। इसी प्रक्रिया के लिए बोल्टिंग शब्द आता है, इसी प्रक्रिया के लिए शब्द आता है बोल्टिंग। ठीक है, रोजेट स्वभाव वाले पादप के पर्व संधियों पर्वों की लंबाई में वृद्धि से उनका झाड़ी नुमा रूप धारण कर लेना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बोल्टिंग। ये कार्य जिबेरेलिन करता है। फिर बीजांकुरण में, बीजांकुरण विशेषकर एक बीजपत्रियों के बीज के अंकुरण में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब ऐसे बीज जल अवशोषित करते हैं तो जल अवशोषित करने के बाद में जो भ्रूण है वो जिबेरेलिन बनाता है, जिबेरेलिन संश्लेषित करता है। ये जिबेरेलिन एक बीजपत्रियों के बीज में एक एल्यूरोन परत होती है। एक बीजपत्री बीजों की संरचना हमने 11वीं कक्षा में भी देखी है और 12वीं कक्षा की पहली यूनिट में भी देखी है। एक एल्यूरोन परत पाई जाती है, उस पर एल्यूरोन परत में जाकर ये विस्तृत हो जाता है जिबेरेलिन और विभिन्न एंजाइमों को सक्रिय कर देता है, जिससे उसमें संचित जो भोजन है उनका अपघटन प्रारंभ हो जाता है और बीजों का अंकुरण के लिए आवश्यक ऊर्जा उनसे बननी प्रारंभ हो जाती है। तो ये बीजांकुरण में सहायक होता है जिबेरेलिन। तीसरा है प्रसुप्त अवस्था भंग करना। प्रसुप्त अवस्था भंग करना, हमने देखा ऑक्सिन विशेषकर आलू में वो प्रसुप्त अवस्था बनाए रख रहा था। ये प्रसुप्त अवस्था को तोड़ने वाला है, यानी ऑक्सिन से विपरीत कार्य करने वाला है। इसके कारण से जो प्रसुप्त कलिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, और बीजांकुरण भी होना वो क्या है? बीज की प्रसुप्त अवस्था भंग होती है तभी बीज अंकुरित होते हैं। तो दोनों एक प्रकार से इंटर रिलेटेड हैं। फिर पार्थेनोकार्पी, यह है ऑक्सिन के समान कार्य हुआ। ऑक्सिन में भी एक पॉइंट था, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल बनाना। जिबेरेलिन भी बिना निषेचन के फल बनाता है, लेकिन जिबेरेलिन इसमें ज़्यादा प्रभावशाली है ऑक्सिन की तुलना में। ऑक्सिन की तुलना में जिबेरेलिन अधिक प्रभावशाली है बिना निषेचन के फलों के विकास में। ठीक है, अगला फ्लावरिंग, पुष्पन को प्रेरित करता है। बहुत सारे पादपों में
पुष्पन प्रभावित होते हैं दीप्तिकालिता, एक टॉपिक आएगा अपने इसी चैप्टर में, फोटो पीरियोडिज्म। और कुछ पादपों में वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन पुष्पन को प्रभावित करते हैं। तो जो पादप पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि या शीत उपचार पर निर्भर है, प्रकाश की अवधि जो पुष्पन को प्रभावित करती है, उसके लिए शब्द आता है दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म। और शीत उपचार के कारण से यदि किसी पादपों में पुष्पन प्रारंभ होता है तो उसके लिए कहते हैं वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन। तो जो पादप पुष्प, उनमें पुष्प तब लगते हैं जो निश्चित अवधि का उनको प्रकाश मिले अथवा शीत उपचार हो, तभी उनमें पुष्प लगते हैं। तो ऐसे अनेक पादपों में इन दोनों प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करने का काम जिबरेलिन करता है। इसका अर्थ समझें, जैसे मान लो किसी पादप को छोटी अवधि का दिन चाहिए, SDP वो पादप है, शॉर्ट डे प्लांट, कम अवधि का प्रकाश चाहिए, तभी उनमें पुष्प लगते हैं। अब यदि उस पादप को लंबी अवधि का दिन मिल रहा है तो उनमें फूल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगते हैं। तो उसका विकल्प क्या है कि उसको जिब्रेलिन से उपचार किया जाए, तो लंबी अवधि का पुष्प, लंबी अवधि का प्रकाश मिलने पर भी उनमें पुष्पन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल तभी लगते हैं जब बीच में ठंड का मौसम से वो गुजरे। जैसे ठंड के जो फसल वगैरह उगाते हैं वो प्राय अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं, लेकिन उनमें पुष्प कब लगते हैं? दिसंबर जनवरी की भयंकर ठंड से गुजरने के बाद उनमें फरवरी में लगभग पुष्प लगते हैं, है ना। उससे पहले शीत उपचार चाहिए उनको, तो उनमें पुष्पन उस शीत ऋतु पर निर्भर हो गई। तो यदि समय से पहले पुष्पन करवाना हो तो जिब्रेलिन उनको प्रतिस्थापित कर सकता है। ऐसे कई पादपों में, सभी पादपों में ऐसा नहीं है, कुछ पादपों में ये प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये इसके कार्य थे। अब हम लोग चलते हैं अगला अपना साइटोकाइनिन्स पर। साइटोकाइनिन्स तीसरा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ऐसा वृद्धि नियामक है जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है। पहले जो थे ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स, वो दोनों पादप की लंबाई में वृद्धि करने वाले थे। साइटोकाइनिन्स ऐसा है पादप वृद्धि नियामक जो कोशिका निर्माण को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए इसका यदि एक कार्य हम लोग देखें तो ये है। तो पहले इसकी खोज पर चर्चा करते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले हेबरलैंड का नाम बायोटेक्नोलॉजी में आएगा काफ़ी बार। हेबरलैंड ने ये ऑब्जर्व किया, ये अवलोकन किया कि कुछ कुछ विलेय पदार्थ ऐसे हैं जो फ्लोएम में पाए जाते हैं कुछ पादपों के, और यह जो कारक है जो फ्लोएम में घुलनशील रूप में है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हेबरलैंड ने देखा कि कुछ ऐसे घुलनशील तत्व पाए जाते हैं फ्लोएम में जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। फिर जे वॉन ओवरबीक ने कहा कि जो नारियल का जो पानी है उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, फिर स्कूग और मिलर का नाम, स्कूग का नाम, इन दोनों के नाम भी आप बायोटेक्नोलॉजी में इनका नाम कई बार सुनोगे। स्कूग और मिलर ने पृथक किया एक ऐसा उपयोगी तत्व को ईस्ट के डीएनए से जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और उसका नाम काइनेटिन रखा। यानी स्कूग और मिलर ने ईस्ट जो कि कवक है उसके डीएनए से ऐसे उपयोगी तत्व को पृथक किया, अवयव को पृथक किया जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, उसका नाम काइनेटिन रखा। और लेथम जो है उसने काइनेटिन का नाम साइटोकाइनिन रखा। यानी जो काइनेटिन, जिसको मिलर और स्कूग ने जिन्हें काइनेटिन कहा,
उसी को लेथम ने नाम रखा साइटोकाइनिन। ठीक है, लेथम और मिलर ने फिर काइनेटिन के समान ही एक पदार्थ को और पृथक किया मक्के के पादप से, है ना, मेज, एम्ब्रियो ऑफ मेज, मक्के के भ्रूण से पृथक किया और उसका नाम उन्होंने जियाटिन रखा, क्योंकि मक्के का नाम जिया मेज होता है, तो जियाटिन नाम रखा। और जियाटिन पहला साइटोकाइनिन है जो प्राकृतिक रूप से खोजा गया। ठीक है, यह मुक्त रूप से जो मिलता है। जियाटिन जो है वो रासायनिक रूप में 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन होता है। जैसे हमने देखा कि जिब्रेलिक एसिड सभी टर्पीन्स होते हैं, ऑक्सिन्स मूलतः इंडोल एसिटिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न होते हैं, वैसे ही साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो एमिनोप्यूरिन या फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन के होते हैं। तो जियाटिन का रासायनिक नाम है 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साइटोकाइनिन के क्या क्या कार्य है। पहला कार्य आपको शुरू में ही बता दिया था, कोशिका विभाजन। परंतु ये कोशिका विभाजन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेरित करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, तो मुख्य रूप से साइटोकाइनिन जहाँ कोशिका विभाजन प्रचुर मात्रा में होता है, यानी जहाँ विभजोत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वहाँ पे साइटोकाइनिन की प्रचुरता पाई जाती है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये कोशिका लंबाई को भी प्रेरित करता है, लेकिन इसके लिए उसको जिबरेलिन और ऑक्सिन दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। ऑक्सिन और एथाइलिन की उपस्थिति में ये कोशिका की लंबाई को भी बढ़ाता है। और ये वैज्ञानिकों ने देखा कि तंबाकू के प्ररोह में 4 गुना वृद्धि हो गई साइटोकाइनिन की उपस्थिति में। साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन प्लस इथाइलिन, यानी इथाइलिन और ऑक्सिन दोनों थे, लेकिन उनके साथ में साइटोकाइनिन जब दिया गया तो 4 गुना वृद्धि हुई तंबाकू के प्ररोह में। अगला है शूट इनिशिएशन। जैसे हमने ऑक्सिन में देखा था कि ऑक्सिन केलस में या पादपों में मूल को उत्पन्न करने को प्रेरित करता है, मूल विकास को प्रेरित करता है ऑक्सिन, और प्ररोह विकास को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। और ये एक प्रयोग भी आपको मैंने कहा, और एक चित्र इसके बाद देखेंगे कि पादप उत्तक संवर्धन में केलस जब बनता है, उस केलस को ऑक्सिन साइटोकाइनिन का उचित अनुपात जब देते हैं, तब उनमें जड़ और प्ररोह दोनों विकसित होते हैं, मूल और प्ररोह दोनों विकसित होते हैं। जब ऑक्सिन ज़्यादा दे दी जाती है तो सिर्फ मूल विकसित होता है, जब साइटोकाइनिन ज़्यादा देते हैं तो केवल प्ररोह विकसित होता है। दोनों पर्याप्त मात्रा में देते हैं तब मूल और प्ररोह दोनों विकसित होते हैं। तो तने के विकास में प्ररोह के विकास का काम साइटोकाइनिन का और मूल विकास का काम ऑक्सिन का है। ये शीर्षस्थ प्रभाविता को रोकता है, ऑक्सिन के विपरीत कार्य, ऑक्सिन के विपरीत। ये कई चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिन के समान है, ऑक्सिन के विपरीत है, ये उसके समान है, उसके विपरीत है। ठीक है, ऑक्सिन शीर्षस्थ प्रभाविता, उसका पहला हमने कार्य देखा था कि जब तक शीर्षस्थ कलिका सक्रिय रहती हैं, पार्श्व कलिकाएँ प्रसुप्त रहती हैं। तो पार्श्व कलिकाओं सक्रिय करने के लिए या तो शीर्षस्थ कलिका को काट दिया जाता है, दूसरा विकल्प है साइटोकाइनिन का छिड़काव करना। प्रसुप्त अवस्था को भंग करता है ये, जिस प्रकार जिब्रेलिन प्रसुप्त अवस्था को भंग करता है, इसका कार्य भी प्रसुप्त अवस्था को भंग करना है। यदि बीजों कलिकाओं, विशेषकर आलू में, आलू को प्रसुप्त अवस्था बनाए रखता है ऑक्सिन, और आलू की प्रसुप्त अवस्था तोड़ने का काम साइटोकाइनिन। कंद जो होते हैं ट्यूबर्स, उनकी प्रसुप्त अवस्था को भंग करता है। डिलेइंग इन सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब होता है जीर्णता, जीर्णता अंग्रेजी में एजिंग भी बोलते हैं इसको, आयुकरण कह सकते हैं। जीर्णता मतलब बुढ़ापा मान सकते हैं, तो उसको विलंबित करता है ये, यानी पत्तियां वगैरह पीली पड़ना, पौधा मुरझाना प्रारंभ कर देता है। अंततोगत्वा जीर्णता का अंतिम परिणाम मृत्यु होती है, तो उसको विलंबित करने का कार्य है साइटोकाइनिन। पत्तियों को झड़ने से रोकता है, पत्तियों का पीलापन, ठीक है, अंगों का मुरझाना वगैरह, इन सबको विलंबित करता है। ये इसके कार्य हो गए। अब वो एक चित्र के द्वारा आपको दिखाते हैं।
ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, वैसे मॉर्फोजेनेसिस बोला है, अंग उत्पादन। यदि हम देखें ये कैलस है, इस कैलस को यदि केवल अधिक मात्रा में साइटोकाइनिन देते हैं तो सिर्फ प्ररोह बनता है, जड़ों का विकास नहीं हुआ। यदि अधिक मात्रा में ऑक्सिन देते हैं तो केवल जड़ बनता है, ऑक्सिन प्ररोह का विकास नहीं होता है। ऑक्सिन ज़्यादा देने से सिर्फ जड़, साइटोकाइनिन ज़्यादा देने से सिर्फ प्ररोह। यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले एक पादप का किसी कोई अवयव लिया गया है, कोई भाग लिया गया है जिसको कर्तोतक कहते हैं। हम लोग आगामी यूनिट में इस पर चर्चा करेंगे, एक्सप्लांट। फिर उससे कैलस का विकास हुआ। फिर ऑक्सिन के कारण से जब उच्च ऑक्सिन दिया है, देखो IAA mg पर लीटर लिखा है, इंडोल एसिटिक अम्ल यानी ऑक्सिन मिलीग्राम कितनी पर लीटर, और नीचे काइनेटिन जो कि साइटोकाइनिन है वो, तो इधर लिखा हाई और लो, यानी उच्च ऑक्सिन और निम्न साइटोकाइनिन दिया तो सिर्फ क्या बना, तना बना है। हाँ, सिर्फ प्ररोह विकास हुआ है। अब उल्टा कर दिया, ऑक्सिन को कम कर दिया और साइटोकाइनिन को ज़्यादा कर दिया तो सिर्फ प्ररोह का विकास हुआ है। और दोनों को उच्च मात्रा में देते हैं तब दोनों चीज़ें एक साथ में विकसित होंगी। ठीक है, ये बात दोनों चीज़ों में हम लोग लिख सकते हैं, ऑक्सिन के कार्य में भी और साइटोकाइनिन के कार्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे वीडियो का समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2 और जो PGR बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे।